रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को आप जानते हैं छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करेंगे। नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक, हाउ टू एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट पीपल्स इमोशंस, थॉट्स, इंटेंशंस एंड बिहेवियर्स। इसके लेखक हैं पैट्रिक किंग, जो एक सोशल इंटरैक्शन कोच हैं। और सच कहूं तो इस किताब का टाइटल ही मतलब ऐसा है कि कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास लोगों को पढ़ने की एक सुपर पावर हो। बिल्कुल, मतलब ये इच्छा तो हम सब में होती है ना, कि काश हमें पता चल जाए हाँ, कि सामने वाला असल में सोच क्या रहा है। एग्जैक्टली और हमें लगता है कि कुछ लोगों में ये एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, वो बस किसी को देख के समझ जाते हैं। और हम सोचते हैं कि ये कोई जादू है, लेकिन ये किताब इसी जादू के पीछे का विज्ञान और कला सिखाने का दावा करती है। ये कहती है कि ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक स्किल है। वे एकदम सही। और किताब शुरू में ही एक बहुत जरूरी बात साफ कर देती है। इसका मकसद दूसरों की जासूसी करना नहीं है अच्छा। या उन्हें जज करना नहीं है। इसका असली मकसद है बेहतर कनेक्शन बनाना, गलत फहमियों को दूर करना। जब आप समझते हैं कि कोई वैसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तो नफरत या गुस्से की जगह एक तरह की सहानुभूति ले लेती है। तो फिर ये किताब असल में है किसके लिए? क्या ये सिर्फ मैनेजर्स या सेल्स वालों के लिए है? वो लोग तो हाँ, निश्चित रूप से इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। मतलब एक मैनेजर के लिए ये समझना कि टीम में कौन स्ट्रेस में है, या एक सेल्स पर्सन के लिए ये जानना कि क्लाइंट सच में चाहता क्या है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है। मतलब ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अक्सर सोचता है, काश मुझे पता होता कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये खुद को समझने का भी एक जरिया है। जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं तो हमें अपने खुद के बायसेस, हमारी अपनी धारणाएं भी साफ साफ दिखने लगती हैं। सही बात है। हम क्यों किसी एक तरह के इंसान पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और दूसरे पर नहीं? हाँ, तो चलिए इस आइडिया में और गहराई से उतरते हैं और किताब के कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स को समझते हैं। बिल्कुल। तो लोगों को पढ़ने की इस कला की पहली सीढ़ी क्या है? मतलब नींव कहाँ से शुरू होती है? नींव 3 बहुत ही जरूरी स्तंभों पर टिकी है, और लेखक कहते हैं कि अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो आप जो भी नतीजा निकालेंगे वो लगभग हमेशा गलत होगा। ओके। पहला स्तंभ है कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ। किसी भी व्यवहार को अकेले में देखने का कोई मतलब नहीं होता। इसका कोई उदाहरण? जैसे अम, कई किताबों में लिखा होता है कि अगर कोई हाथ बांध कर खड़ा है तो वो डिफेंसिव है। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। हो सकता है कि वो इंसान डिफेंसिव हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कमरे में बस ठंड हो। हाँ, सही बात है। या शायद उसे बस वैसे खड़े होने की आदत हो। एग्जैक्टली। कॉन्टेक्स्ट सब कुछ बदल देता है। किताब में एक और बढ़िया उदाहरण है कि अगर कोई आपसे बात करते हुए बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा है, तो लगेगा कि वो बोर हो रहा है या जाना चाहता है। राइट। लेकिन अगर आपको पता चले कि वो अपने बच्चे के स्कूल से आने का इंतजार कर रहा है, तो उसी व्यवहार का मतलब पूरी तरह बदल जाता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब किसी एक इशारे को पकड़कर फैसला नहीं सुनाना है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है, आधार रेखा, यानी कि बेसलाइन। बेसलाइन। हाँ, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में आए बदलाव को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो आमतौर पर कैसा व्यवहार करता है, उसकी नॉर्मल स्टेट क्या है। मतलब हर किसी का नॉर्मल अलग होता है। जैसे मेरा एक दोस्त है जो बात करते हुए बहुत हाथ हिलाता है, वो उसका नॉर्मल तरीका है। सही। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो हमेशा शांत रहता है अचानक हाथ हिलाना शुरू कर दे तो मुझे ध्यान देना चाहिए। अब मैं एकदम सही समझा। वो जो बदलाव है वही असली संकेत है। अगर कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत शांत और धीमे बोलता है और एक दिन वो बहुत तेज और ऊंची आवाज में बात करने लगे, तो ये एक सिग्नल है। लेकिन अगर कोई हमेशा ही वैसा बोलता है तो उसमें कोई खास बात नहीं है। इसलिए किसी को पढ़ने से पहले उन्हें थोड़ा जानना जरूरी है। और तीसरा स्तंभ जो मुझे लगता है सबसे मुश्किल होगा, हाँ, और शायद सबसे जरूरी भी, वो है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरों का विश्लेषण करने से पहले हमें अपने खुद के फिल्टर को समझना होगा। हमारे अपने फिल्टर मतलब हमारे अनुभव, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, ये सब एक चश्मे की तरह काम करते हैं जिससे हम दुनिया को देखते हैं। क्या सामने वाला सच में आपसे नाराज है, या आप इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि आप खुद किसी बात को लेकर चिंतित हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई हमें धोखा दे रहा है,
लेकिन असल में शायद हमारा अपना भरोसा हाल ही में टूटा होता है और हम उसी डर को उस नए इंसान पर थोप रहे होते हैं। बिल्कुल। बिना सेल्फ अवेयरनेस के हम दूसरों को नहीं, बल्कि अपने ही डर और पूर्वाग्रहों को पढ़ रहे होते हैं। तो ये 3 स्तंभ, कॉन्टेक्स्ट, बेसलाइन और सेल्फ अवेयरनेस, ये बुनियाद हैं। ठीक है, तो एक बार जब ये बुनियाद तैयार हो जाए, तो हम लोगों के व्यवहार के पीछे की असली वजह, उनकी प्रेरणा को कैसे समझ सकते हैं? हाँ, तो किताब कहती है कि इसकी जड़ें एक बहुत ही सरल सिद्धांत में छिपी हैं, और वो सिद्धांत है सिगमंड फ्रॉइड का प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल। ये कहता है कि इंसान के हर काम के पीछे सिर्फ 2 मूल ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं, सुख पाना और दर्द से बचना। सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। एग्जैक्टली। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस हो, और हर उस काम से बचते हैं जिससे हमें बुरा महसूस हो। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। अच्छा, इसमें भी नियम है? ये दिलचस्प है। पहला और सबसे शक्तिशाली नियम है, दर्द से बचने की हमारी प्रेरणा सुख पाने की इच्छा से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। ज्यादा मजबूत। हाँ, किताब में एक शानदार उदाहरण है। सोचिए, आपके सामने खजाने से भरा एक संदूक है, लेकिन उसी तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक भी आ रहा है। आप क्या करेंगी? जाहिर है मैं अपनी जान बचाने के लिए कूदूंगी। खजाना बाद में देखा जाएगा। बिल्कुल। अपनी जान बचाने का मतलब है अत्यधिक दर्द से बचना, और ये प्रवृत्ति खजाना पाने की, यानी अत्यधिक सुख पाने की इच्छा पर हमेशा हावी रहेगी। ये तो टालमटोल, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन को भी बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, सही पकड़ा आपने। किसी जरूरी काम को शुरू करने का छोटा सा दर्द उसे पूरा करने के बड़े सुख पर भारी पड़ जाता है। सही है। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है कि दर्द या सुख की हमारी जो धारणा है, हमारा परसेप्शन, वो असलियत से ज्यादा शक्तिशाली होता है। असल में क्या होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हमारा दिमाग उस स्थिति के बारे में क्या कहानी बनाता है। जैसे किताब में वो कीड़े खाने वाला उदाहरण है। हो सकता है वो प्रोटीन से भरपूर और स्वादिष्ट हो, हाँ, लेकिन सिर्फ उनके बारे में सोचने का दर्द ही इतना ज्यादा है कि ज्यादातर लोग उन्हें कभी ट्राई ही नहीं करेंगे। एकदम सही। और ये सिर्फ कीड़े खाने के बारे में नहीं है। ये प्रमोशन मांगने, नया बिजनेस शुरू करने या किसी से अपने दिल की बात कहने पर भी लागू होता है। असफलता का जो कल्पित दर्द है, हम उसे इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम कोशिश ही नहीं करते। और तीसरा नियम भावनाओं से जुड़ा है ना? हाँ, तीसरा नियम है, भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं। इमोशन ट्रायम्फ्स ओवर लॉजिक। ओके। एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को लॉजिकली पता होता है कि ये उसके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, ये तर्क है। लेकिन सिगरेट से मिलने वाली तात्कालिक राहत और आराम की जो भावना है, वो उस लॉजिक पर हर बार जीत जाती है। हर बार हम सोचते हैं कि हम बड़े तार्किक फैसले लेते हैं, लेकिन असल में हमारा भावनात्मक दिमाग ही गाड़ी चला रहा होता है। ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। मतलब हम सब अपने अंदर के एक ऐसे सिस्टम से चल रहे हैं जो बस दर्द से बचना और तुरंत अच्छा महसूस करना चाहता है। बिल्कुल। जब कोई बॉस मीटिंग में चिल्लाता है तो शायद वो तार्किक रूप से नहीं, बल्कि नियंत्रण खोने के दर्द से बचने की एक भावनात्मक कोशिश कर रहा होता है। वाह! तो ये तो हुई हमारी चेतन प्रेरणाएं, लेकिन किताब इससे भी ज्यादा गहरी परतों की बात करती है, हमारे मन के उन हिस्सों की जो हमें खुद भी पता नहीं होते। हाँ, और यहाँ हम मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग के क्षेत्र में आते हैं और उनके कॉन्सेप्ट द शैडो पर। द शैडो। शैडो हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे हम छिपाते हैं, जिसे हम स्वीकार नहीं करते, जैसे हमारा गुस्सा, हमारी ईर्ष्या, हमारी असुरक्षा, हमारी दबी हुई इच्छाएं। और ये छिपा हुआ हिस्सा, ये शैडो, हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? ये अनजाने में करता है। किताब में एक क्लासिक उदाहरण है। एक बच्चा जिसे बहुत सख्त अनुशासन में पाला गया, उसे हमेशा अच्छा बच्चा बनना सिखाया गया। उसकी खेलने, शरारत करने और आजाद रहने की इच्छाओं को दबा दिया गया। ये दबी हुई इच्छाएं उसकी शैडो का हिस्सा बन गई। जब वो बड़ा होता है तो अचानक वो बहुत ज्यादा विद्रोही बन जाता है। अच्छा। समाज उसे बिगड़ा हुआ कहता है, लेकिन असल में उसकी शैडो उन दबे हुए हिस्सों को बाहर निकाल रही है। वाह! तो जब कोई किसी चीज पर बहुत ज्यादा या अजीब तरह से प्रतिक्रिया करता है, तो हो सकता है कि वो उसकी शैडो बोल रही हो? बहुत हद तक संभव है। जो लोग दूसरों को बहुत ज्यादा जज करते हैं, वे अक्सर खुद के उन हिस्सों को नकार रहे होते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है इनर चाइल्ड का। ये क्या है? इनर चाइल्ड हमारी शैडो का ही एक रूप हो सकता है। यह हमारे बचपन का वो भावनात्मक हिस्सा है जो वयस्क होने के बाद भी हमारे अंदर जिंदा रहता है। ओके। कभी-कभी जब कोई वयस्क बहस में बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है, जैसे जिद करना,
मुंह फुलाना। मैंने ये असल में देखा है ट्रैफिक में, जब कोई छोटी सी बात पर आपे से बाहर हो जाता है। बिल्कुल, वो एक परफेक्ट उदाहरण है। उस पल में वो 40 साल का मैनेजर नहीं बल्कि 5 साल का बच्चा होता है, जिसे लग रहा है कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। अब ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप समझते हैं कि आप एक बच्चे जैसी प्रतिक्रिया से निपट रहे हैं, तो आप एक माता-पिता की तरह प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। मतलब उसे डांटेंगे नहीं। सही है, आप शांत रहकर उस व्यक्ति के वयस्क हिस्से से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो हमारे मन के अंदर की दुनिया तो बहुत जटिल है, लेकिन ये सब बाहर कैसे दिखाई देता है? किताब कहती है कि हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, क्योंकि हमारे शरीर की प्रतिक्रियाएं हमारे चेतन मन के नियंत्रण से बाहर होती हैं। किताब 2 खास चीजों पर जोर देती है। पहली है माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो चेहरे के भाव हैं जो बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, है ना? बहुत ही कम समय के लिए, 1 सेकंड के 15वें या 30वें हिस्से के लिए। ये हमारी सच्ची भावना को उजागर कर देते हैं, इससे पहले कि हमारा दिमाग उसे छिपाने का मौका ढूंढे। अच्छा। अगर कोई कह रहा है, हाँ मैं तुम्हारे इस आइडिया से बहुत खुश हूं, लेकिन एक पल के लिए उसके चेहरे पर घृणा का भाव कौन जाए, तो वो माइक्रो एक्सप्रेशन ही असली सच है। और दूसरा पहलू है बॉडी लैंग्वेज, जो शायद ज्यादा आसानी से देखी जा सकती है। हाँ, और यहाँ किताब पूर्व FBI एजेंट जो नवारो के काम का हवाला देती है। वो कहते हैं कि हमारा शरीर तनाव के प्रति बहुत अनुमानित तरीके से प्रतिक्रिया करता है। एक चीज होती है जिसे शांत करने वाले व्यवहार यानी पैसिफाइंग बिहेवियर्स कहते हैं। पैसिफाइंग बिहेवियर्स। हाँ, जब हम तनाव या असुरक्षा महसूस करते हैं तो हम अनजाने में खुद को शांत करने के लिए कुछ करते हैं, जैसे गर्दन को छूना, माथे को सहलाना, या बालों से खेलना। हाँ, या होठों को सिकोड़ना। ये बहुत बड़े संकेत हैं कि व्यक्ति सहज महसूस नहीं कर रहा है। ये तो मैंने अक्सर देखा है। और आत्मविश्वास या डर के बारे में शरीर क्या बताता है? जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हमारा शरीर फैलता है, हम ज्यादा जगह घेरते हैं, सीना चौड़ा करते हैं, हाथ कमर पर रखते हैं। टेरिटोरियल बिहेवियर जैसा। बिल्कुल। और इसके विपरीत जब हम डरे हुए या असुरक्षित महसूस करते हैं तो हमारा शरीर सिकुड़ जाता है, हम कंधे झुका लेते हैं, खुद को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक मीटिंग में कौन कितनी जगह ले रहा है, ये उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। निश्चित रूप से शब्द धोखा दे सकते हैं, लेकिन शरीर की ये सहज प्रतिक्रियाएं सच के बहुत करीब होती हैं। तो कुल मिलाकर हमने एक अच्छी नींव बनाने से शुरुआत की, फिर इंसान की मूल प्रेरणाओं को समझा, मन के अनजाने हिस्सों की खोज की और आखिर में देखा कि ये सब हमारे शरीर के माध्यम से कैसे जाहिर होता है। इस पूरी यात्रा का मुख्य संदेश क्या है? मेरे हिसाब से मुख्य संदेश ये है कि लोगों को पढ़ना कोई दिमागी खेल नहीं है, बल्कि ये गहरी सहानुभूति और समझ का एक अभ्यास है। ये इस बारे में है कि सतह पर जो दिख रहा है उससे आगे बढ़कर उस इंसान की कहानी, उसके डर और उसकी जरूरतों को समझने की कोशिश की जाए। ये हमें एक बेहतर ऑब्जर्वर तो बनाता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये हमें एक बेहतर और दयालु इंसान बनाता है। और ये सिर्फ दूसरों को पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि गहरे और सच्चे संबंध बनाने के बारे में भी है। तो हमारा आज का प्रेरणादायक विचार ये है, अगली बार जब आप किसी से बात करें और खुद को उनके व्यवहार को जज करते हुए पाएं, तो एक पल के लिए रुकें और सिर्फ एक सवाल पूछें, इस व्यवहार के पीछे की अनकही कहानी क्या हो सकती है? यह व्यक्ति असल में किस जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? ये एक सवाल आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।